नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफ विद लॉयर में। जैसा कि मैंने आपको अभी तक अपने पिछले 3 वीडियो में बताया, किस तरह समाज में 376 के मुकदमे फर्जी रूप से दर्ज किए जा रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी को इसमें फंसाया जा रहा है। ये हो क्यों रहा है, ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ। इन प्रकरणों के लगने के बाद युवा जिस तरह फंस जाते हैं, उन्हें भविष्य में कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। आज मैं आपको इस प्रकरण से बचने के लिए क्रमवार पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आज आपको मैं एफआईआर होने से लेके न्यायालय में निर्णय होने तक की प्रक्रिया समझाऊंगा। आज की बताई गई वीडियो अगर आपके काम आए तो मेरा ये चैनल बनाने का उद्देश्य सफल होगा। मित्रों, लोगों को लगता है कि पुलिस के पास जब कोई फरियाद जाती है या कोई शिकायतकर्ता पहुंचता है तो पुलिस जांच करेगी, उसके बाद एफआईआर दर्ज करेगी और हम बता पाएंगे कि हम निर्दोष हैं, हमें गलत फंसाया जा रहा है। लेकिन 376 के प्रकरणों में ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और क्लियर आदेश हैं कि अगर कोई फरियादिया पुलिस थाने में इस संबंध में बात करती है कि उसके साथ रेप की वारदात हुई है, तो वहाँ पर उपस्थित पुलिस अधिकारी को तत्काल रूप से उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करनी ही होगी। अगर वह अपराध उस थाने की सीमा में नहीं भी हुआ है जहां पे वो फरियादी अपनी शिकायत लेके गई है, तो भी वहां के पुलिस अधिकारी को जीरो पे कायमी करके घटनास्थल वाले संबंधित पुलिस थाने के पास उसकी एफआईआर भेजनी होगी। प्रक्रिया बड़ी सीधी है। किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए इस प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। पुलिस वाले तत्काल रूप से अपने हाथ बचाते हुए रिपोर्ट दर्ज करते हैं। रिपोर्ट सच्ची है झूठी है ये देखना पुलिस वालों का काम नहीं है। उन्हें अपनी नौकरी देखनी है और उनके लिए जो आदेश है उसका उनको पालन करना है। अगर अपराध झूठा है, फंसाया जा रहा है, तो इसका निर्णय न्यायालय करेगा। दोस्तों, होता क्या है, फरियादिया एफआईआर की अपनी कार्रवाई के लिए थाने गई। थाने में उपस्थित जो भी थाना प्रभारी होगा वो तत्काल रूप से उस महिला के द्वारा बताई गई शिकायत के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर ली जाएगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने के साथ ही उस महिला को तत्काल संबंधित शासकीय हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। वहाँ मेडिकल के लिए एक 376 के मेडिकल के लिए एक प्रोफार्मा निश्चित है। उस प्रोफार्मा के अनुसार उसका मेडिकल होने के बाद अगले दिन उसको न्यायालय में बयान के लिए ले जाया जाएगा, जहां संबंधित मजिस्ट्रेट उसकी धारा 164 के अधीन बयान लेगी। उसे बताएगी उसके साथ क्या घटना हुई है और क्या शिकायत उसने थाने में की थी। इधर थाने में एफआईआर करने के साथ ही जैसे ही एफआईआर काटी गई, तत्काल एक टीम उस आरोपी के घर जाएगी जिसके बारे में ये आरोप है कि उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। इस घटना की जानकारी, ऐसी शिकायत होने वाली है, अगर आपको लग गई तो परिस्थिति दूसरी होगी। आप अपना पक्ष रखने के लिए थाने में आएंगे या फरार होंगे, यह तब आपकी मानसिक स्थिति तय करेगी। सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति ऐसी घटना की जानकारी मिलते ही फरार हो जाता है। ये मान के चलते हैं आपको जानकारी नहीं मिली कि ऐसी कोई एफआईआर आपके विरुद्ध दर्ज की जा रही है, पुलिस टीम आएगी, आपको अरेस्ट करेगी और थाने ले जाके कागजी कार्रवाई पूरी करेगी। उसके बाद वह आपको अगले दिन संबंधित मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी और पुलिस को ऐसा लगता है कि उसको आपकी रिमांड चाहिए तो आपकी रिमांड लेगी। न्यायालय ये तय करेगा कि आपकी रिमांड पुलिस को देनी है या आपको सीधे न्यायालय से जेल के लिए भेज देना है। न्यायालय परिस्थिति अनुसार आदेश करेगा। पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाने से पहले या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के बाद न्यायालय की परमिशन से या पहले स्वेच्छा से, क्योंकि उसकी प्रोसीजर में लिखा हुआ है, आपका एक मेडिकल कराएगी।
जैसे मैंने आपको पहले बताया 376 के केसों में मेडिकल कराने के लिए विशेष प्रोफार्मा रहता है और उसके नियम भी निश्चित हैं। आपका मेडिकल कराया जाएगा, शासकीय डॉक्टर आपका मेडिकल करेगा, उसमें आपके सीमन, प्यूबिक हेयर और ब्लड सैंपल की नमूने लिए जाएंगे। ध्यान रखिए मित्रों, घटना आपके साथ हो गई है, आप फंस रहे हैं, यहाँ जागरूक रहना आपका काम है। करना क्या है, ध्यान दीजिए। अभी जो आपका सैंपल लिया जा रहा है मेडिकल का, यही आपको फंसाएगा और यही आपको बचाएगा। देखिए, वो आपका मेडिकल सैंपल जो लिया जा रहा है, क्या सैंपल लेने के बाद डॉक्टर ने उसको सीलबंद कर दिया है? अगर सीलबंद नहीं किया है तो सीलबंद होने के पश्चात ही आप उस बात पर अपनी सहमति दीजिएगा कि मैंने सीलबंद अवस्था में इसको देखा है और कहीं से ये खुला हुआ नहीं है। अगर आपको लगता है कि सीलबंद नहीं किया गया आपका लिया गया सैंपल, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। अगर षड्यंत्र हो रहा है तो आप समझ लीजिए, आपका लिया गया सैंपल उस पीड़िता का लिया गया सैंपल मिलाया जा सकता है और मेडिकल एविडेंस के बेस पे आपको सज़ा दिलाई जा सकती है। सचेत रहना होगा और ध्यान देना होगा। मेडिकल होने के बाद न्यायालयीन कार्रवाई अनुसार आपको जेल भेज दिया जाएगा। आप जेल में हैं, अपनी न्यायिक प्रतिरक्षा करने में आप असमर्थ हैं। अपने किसी परिजन के माध्यम से एक अच्छा एडवोकेट चुनिए जो आपके केस को अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। अपने अधिवक्ता को आपकी रेगुलर बेल के लिए सेशन कोर्ट में लगाने के लिए कहिए। सेशन कोर्ट से बेल अगर आपकी खारिज होती है तो आपका अधिवक्ता उसे उच्च न्यायालय में कराने का प्रयास करेगा। अगर हाई कोर्ट भी आपको बेल देने से इनकार करता है तो सामान्य परिस्थितियों में हाई कोर्ट क्लियर मना नहीं करते हुए आपसे कहेगा कि आप चालान प्रस्तुति के बाद अपनी बेल लगाइएगा। चालान प्रस्तुति क्या होती है, चालान क्या होता है, इस संबंध में आपको किसी अगले टॉपिक पे बताऊंगा अगली बार कभी। वर्तमान में देखिए, चालान पुलिस के द्वारा 60 दिन में पेश किया जाता है, आपकी गिरफ्तारी से 60 दिन। विशेष प्रकरणों में, विशेष अधिनियमों में और न्यायालय की आज्ञा से यह चालान की प्रक्रिया 90 दिन की भी हो सकती है। इन दिनों तक, इन 90 दिनों तक या इन 60 दिनों तक आपको जेल में रहना है। हर 14 दिन के अंदर आपकी कोर्ट में पेशी होगी, जहां कोर्ट में न्यायालय के सामने आप अपने हस्ताक्षर करेंगे। आपकी जमानत नहीं हुई है और आप जेल में हैं। अपना फोकस आपको ट्रायल पर करना है। जमानत नहीं हुई है ये सोचते हुए ट्रायल पे ध्यान मत हटाइए अपना। अब चलते हैं वापस उस दिन जिस दिन वो एफआईआर काटी जा रही थी। एफआईआर थाने में कट रही है और किसी माध्यम से आपको जानकारी हो गई कि ऐसी कोई एफआईआर आपकी महिला मित्र या आपका कोई विरोधी जो आपको फंसाना चाहता है थाने में कर रहा है। आपने परिस्थिति देखते हुए अपने घर से भागना मुनासिब समझा और आप अपने घर से फरार हो गए। पुलिस की टीम आपको पकड़ने के लिए आई, आप नहीं मिले। पुलिस की टीम आपके घर पे आने के बाद आपके घर वालों को एक चेतावनी दे के जाएगी कि कल तक मुजरिम को थाने में हाजिर कर दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। आप शहर से बाहर निकल गए हैं या कहीं और अन्यत्र छुप के रह रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि पुलिस आई और बोल के चली गई, अब कुछ नहीं करेगी। अगले दिन पुलिस फिर आएगी, क्योंकि आपसे, आपके परिजनों से बोल के गए थे कि आप हाजिर कर दीजिए, आप हाजिर नहीं हुए हैं। पुलिस अब आपके घर के वयस्क पुरुषों को लेके जाएगी, सुबह से रात तक थाने में बिठा लेगी और उनको मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित करेगी कि आप सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाएं। इन चीज़ों को विचार के, समझ के तय कीजिएगा कि आपको कब तक बाहर रहना है।
आपको लग रहा होगा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया और पुलिस इस तरह से मुझे और मेरे परिजनों को प्रताड़ित कर रही है, क्या मैं कहीं इसकी शिकायत नहीं कर सकता? कीजिए ना, पर कोई आपकी शिकायत नहीं सुनेगा। अगर आप निर्दोष हैं तो निर्दोष सिद्ध करने का कार्य न्यायालय का है और आपको न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर अपनी बात न्यायालय से ही कहनी होगी। वह पुलिस जो आपके घर वालों को उठा रही है वह आपकी सहायता नहीं करेगी। किसी भ्रम में ना रहिएगा। अगर आपको लगता है आप निर्दोष हैं और इस पुलिस वाले मैटर से आप निपट सकते हैं तो तत्काल एक अच्छा लॉयर करके अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेशन कोर्ट में कार्रवाई कीजिए। सेशन कोर्ट से आपकी एंटीसिपेटरी बेल होगी की संभावनाएं तो नील हैं, पर आपको लगता है कि आपका केस अच्छा है, आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स या ऐसे कोई वीडियो ऑडियो हैं जो इस केस में आपको प्राइमा फेसी निर्दोष सिद्ध करते हैं, तो आपको बेल मिल सकती है। सेशन कोर्ट से बेल नहीं मिली, आपके वकील साहब हाई कोर्ट ट्राई करेंगे। हाई कोर्ट से भी अगर आपको बेल नहीं मिलती है तो बिना देरी किए तत्काल अपने आप को न्यायालय में सरेंडर कर दीजिए। याद रखिए, अगर आप थाने में सरेंडर करते हैं तो पुलिस आपको थाने में सरेंडर नहीं दिखाएगी। वह आपको फरारी की अवस्था में किसी रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से या अन्यत्र जगह से गिरफ्तार करना दर्शाएगी, ताकि वो कोर्ट में बता सके कि ये व्यक्ति फरार होने की कोशिश में था, फरार हो चुका था, पुलिस ने बड़ी मेहनत के साथ उसे गिरफ्तार किया है, अगर इसे जमानत पर छोड़ा गया तो ये दोबारा फरार हो जाएगा। इसलिए इन परिस्थितियों से बचने के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित कोर्ट में सरेंडर कीजिए, जिससे आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए कि आप एक अच्छे नागरिक हैं और न्यायालय पे विश्वास है आपका, और न्यायालय के माध्यम से न्याय लेने के उद्देश्य से आपने सरेंडर किया है। आप सरेंडर हो चुके हैं या आपकी एंटीसिपेटरी बेल अलाउ हो गई है, आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर ऐसा हुआ है तो उस स्थिति में आपकी बेल थाने पे फिलअप कराई जाएगी। संबंधित पुलिसकर्मी बेल प्रोसीजर पूरा करने के बाद वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो सामान्य तौर पर गिरफ्तारी होती तब किया जाता। बस अब आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की स्थिति नहीं रहेगी। आपकी बेल फिलअप करके आपको मेडिकल के लिए तत्काल हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, वहाँ आपका मेडिकल सैंपल लिया जाएगा, वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इन सब प्रक्रियाओं के बाद पुलिस अपनी पूरी जांच प्रक्रिया करने के बाद, सबके बयान लेने के बाद निश्चित की हुई अवधि 60 दिन 90 दिन के अंदर जब चालान कोर्ट में पेश करेगी, तब न्यायालय में आपको अपनी रेगुलर बेल सबमिट करनी है। एंटीसिपेटरी बेल में जो न्यायालय ने आदेश दिया था उसी पे आपकी रेगुलर बेल भी हो जाएगी। रेगुलर बेल होने के बाद, क्योंकि आपका प्रकरण विशेष न्यायालय में पहले से ही चल रहा है, तो न्यायालय एक चार्ज के लिए डेट लगाएगा। चार्ज क्या होता है, जिसे हिंदी में आरोप कहते हैं। आरोप पत्र और आरोप में अंतर है। जो पुलिस पेश करती है चालान, जिसको हम आरोप पत्र भी कहते हैं, और जो न्यायालय में लगता है वो चार्ज, उसे हम आरोप कहते हैं। इसके लिए आपको किसी अन्य टॉपिक में बताया जाएगा। चार्ज में न्यायालय आपसे पूछेगा कि आपके विरुद्ध ऐसी शिकायत पाई गई है कि आपने ऐसी ऐसी तारीख पे ऐसा ऐसा अपराध किया है, क्या यह अपराध आपको स्वीकार है? सामान्य सी बात है, इसको हम अस्वीकार करेंगे और न्यायालय से विचारण करने के लिए निवेदन करेंगे। न्यायालय एविडेंस के लिए डेट निश्चित कर देगा और गवाहों को बुलाने की प्रक्रिया तय कर देगा। गवाह आएंगे और उन पे क्रॉस आपके वकील साहब को करना है। इन सब प्रक्रियाओं के बीच ये बात मत भूलिए, आपकी ज़मानत हुई हो चाहे ना हुई हो, ज़मानत एक अलग मैटर है। ज़मानत के चक्कर में अपनी ट्रायल को मत भूलिए। ज़मानत प्रकरण के चलने के दौरान ही लागू रहती है।
आपने जमानत पर फोकस किया और ट्रायल से ध्यान हट गया तो प्रकरण में सज़ा भी हो सकती है। संगीन अपराध है, ट्रायल पे ध्यान देना है। एक अच्छा अधिवक्ता अपॉइंट कीजिए जो आपकी ट्रायल को अच्छे तरीके से लड़े। अधिवक्ता को बार बार बदलिए मत। कुछ लोगों के कहने पे बार बार अपने अधिवक्ता चेंज करते रहते हैं। इससे बहुत गलत मैसेज जाता है समस्त अधिवक्ताओं में भी और न्यायालय के अंदर भी। इसलिए एक अच्छे अधिवक्ता को प्रारंभ से ही तय कर लीजिए और उस पर पूर्ण विश्वास कीजिए। जब आपने अपना केस उसे सौंप दिया है तो उसके बताए अनुसार ही सारा कार्य कीजिए। ये मत देखिए कि आप अपने दिमाग से मत चलिए। एक सामान्य व्यक्ति का दिमाग और एक अधिवक्ता के दिमाग में इन परिस्थितियों के अनुसार अंतर आता है। एक सामान्य व्यक्ति केवल अपनी पीड़ा देख रहा होता है और एक अधिवक्ता वो तात्कालिक पीड़ा को ध्यान ना रखते हुए भविष्य में होने वाले नुकसान और लाभ पे ध्यान रखता है। इसलिए अपने अधिवक्ता के हिसाब से ही कार्य कीजिए। एविडेंस की प्रक्रिया के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि विरोधी पक्षकार या आपकी वो महिला मित्र आप पे राजीनामा बनाने के लिए दबाव डाले और आपसे कुछ डिमांड करे। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे आपको स्वयं ही डील करना होगा। इसमें आपके अधिवक्ता आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। उनका काम केस लड़ना है, वो आपके लिए केस लड़ेंगे। ये आपका एक अलग व्यक्तिगत मैटर है कि आपको अपने उस पक्षकार से राजीनामा करना है या नहीं करना है। अगर आप करना चाहेंगे तो आपकी वो सहायता कर सकते हैं, प्रत्यय आपको करना है। इस सब के बीच ट्रायल चालू हो गई है, गवाह हो रहे हैं। आपके वकील साहब उन सब गवाहों पर क्रॉस करेंगे और सारे एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, मेडिकल एविडेंस के आधार पे न्यायालय से आपको बरी कराने का प्रयास करेंगे। इन सब के बीच आपको अपना ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता है अपने अधिवक्ता को आपको बतानी चाहिए, आवश्यक रूप से बता दें। जो भी वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों जो आपको निर्दोष सिद्ध करने के लिए वकील साहब के काम आ सकें, वो उनको दीजिए। वो अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार उन सभी वस्तुओं का जो आप उनको प्रदान करेंगे आपके केस में अच्छा उपयोग करेंगे। उम्मीद है आपको उस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। नमस्कार।